नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत, अभिनंदन। तो मैं आपको पता है HR हरिराम भार्गव क्लास 10 NCERT और बोर्ड का सार संग्रह में कराने जा रहा हूं और आगामी जो 2021 और 22 का जो सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम, वो NCERT बोर्ड रहेगा। और मैं अभी भी ये भी ध्यान में रखना हूं कि बोर्ड के जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं आगे और NCERT बोर्ड दोनों का कॉमन टॉपिक ले रहा हूं ताकि उनको भी फायदा मिले और जो अभी विद्यार्थी हैं, जो अभी 10th में जो हुए हैं, जो 9th प्रमोट होकर आगे गए हैं 10th में, उनके लिए सभी के लिए एक टॉपिक, कॉमन टॉपिक लिया है। और सबसे पहले मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और यदि कोरोना को पराजित करना है तो मास्क के साथ आप मास्क लगाना नहीं भूलें, हाथ धोना नहीं भूलें, तभी कोरोना इस देश से, कोरोना से हम जीतेंगे और भारत फिर विजय होगा। तब तक के लिए आपको पता है, अब मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं। आपको पता है NCERT बोर्ड में जो सिलेबस लगाए गए हैं, पाठ नंबर, वैसे लेसन नंबर 3 है, उस लेसन का नाम है, आपको मैं सबसे पहले पाठ का नाम दे देता हूं, उसका नाम है राष्ट्रवाद। क्या नाम है? राष्ट्रवाद। तो आपको पता है सबसे पहले टॉपिक को समझना है कि राष्ट्रवाद क्या है, कि वो भावनाएं जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोधे, उन प्रक्रिया को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से जो जोड़े, उनको राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब आई बात, देखो राष्ट्रवाद जो लेसन है, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो RBC की जो अभी परीक्षाएं बच्चे देने जा रहे हैं, उनका भी ये टॉपिक लग रहा है, उनका वो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी समस्या नहीं हो आपके सामने। और NCERT कोर्स में भी ये तीसरा लेसन लगता है हिस्ट्री में, जो आपको पता है 4-5 साल पहले NCERT कोर्स लगता था। और ये NCERT कोर्स बहुत शानदार, उत्तम है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये पूरे ऑल इंडिया में एक सिलेबस लगाए गए। ये 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभदायक होगा और सभी विद्यार्थी 10वीं 12वीं या कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पाठ लाभदायक रहेगा। तो आपको पता है मैंने जो पाठ का नाम दिया, उस पाठ का नाम था राष्ट्रवाद। तो लेसन नंबर 3 है ये, तो आपको समझना है पाठ नंबर 3, NCERT पाठ नंबर 3, और उस पाठ का नाम मैंने अभी बता के गया हूं, राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोधे, उसका नाम क्या था? राष्ट्र। और राष्ट्रवाद अंग्रेजी के नेशन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? नेशन शब्द से बना है, इसलिए इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आपसे ध्यान में रखना है कि ये जो लेसन मैंने आपको बताया, कि सबसे पहले आपको चीज को ध्यान में रखना है कि जब तक हम ये राष्ट्रवाद शुरू होता है, देखो आपको ध्यान में रखना है कि 1919 से लेकर 1919 की जो प्रक्रिया थी, 1919 से लेकर 1947 तक के जो काल था, उसको गांधी काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी युग। गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि 1919 से 1947 तक के जो काल था, उसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा इस लेसन में, राष्ट्रवाद में, हमारे भारतीय जितने भी भारत में जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से संबंधित जोड़ा गया था। तो 1919 से 1947 तक आपको यहां से शुरू किया गया इसको। तो मैं आपको यहां से परीक्षा की दृष्टि से पीछे NCERT कोर्स और बोर्ड के कोर्स का मेरा काफी अनुभव रहा है, कहां से ये प्रश्न आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो 1919 से 1947 का जो काल था, वो कौन सा काल था? गांधी युग काल के नाम से जाना जाता था। अब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक आपको चीज बताऊं मैं, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि बढ़िया चीज ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आपको पता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मैं आपको बताऊं कि 1900 बात करूं मैं 1905 से लेकर, या 6 से ले लो भले, 5 से आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यहां से लेना है 1906 से लेकर, मतलब 1906 से ले लो आप इस चीज को, कि सबसे पहले ये बढ़िया चीज रहेगी कि सबसे पहले मैं बात करूं लॉर्ड मिंटो की, क्योंकि आपको यदि गवर्नर याद रहेगा नहीं, वाइसराय, गवर्नर, तो आपका कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होगा। कोई भी प्रश्न कैसा ही हो, प्रश्न का स्तर क्या हो, किसी तरह का हो, वो प्रश्न निकाला जा सकता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको 3-4 गवर्नर याद रखने हैं, 3-4 वाइसराय आपको याद रखने हैं। ये वाइसराय यदि आपके याद है तो प्रश्न कतई गलत नहीं होगा।
तो आपको सबसे पहले लॉर्ड मिंटो सेकंड, क्योंकि लॉर्ड मिंटो से पहले लॉर्ड फर्स्ट भी आया था, लॉर्ड कर्जन भी आया था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको यहां से शुरू याद रखना है एनसीईआरटी किताब में। यदि ये आपके वायसराय याद है तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था वो था, आपको ध्यान में रखना है, 1906 से 1911 तक, ये ध्यान में रखना है। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था प्रिय विद्यार्थियों? 1906 से 1911 तक मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित हुआ हूं। तो 1906 से 1911 तक सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, मैं एक एक पॉइंट करके बताऊं मैं आपको। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है 30 दिसंबर, जो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं फिर मैं इस टॉपिक पर आता हूं तुरंत। 30 दिसंबर 1906 को, आपको पता है पीछे मैंने ऑनलाइन क्लासें ली थी उसमें भी बताया था, वो चीज भी आप पढ़ लेना। 30 दिसंबर 1906 को आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक ये जब से बढ़िया टॉपिक बन गया कि 30 दिसंबर 1906 को किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब आपको पता है कहां हुई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हुई थी आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां हुई? बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। किसने की? ये आपको ध्यान में रखना है। इस संस्थापक कौन था ये आपको ध्यान में रखना है। इसका संस्थापक था आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये आपको पता है इसके संस्थापक थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड मिंटो के टाइम में 3-4 गवर्नर आपको याद रखने हैं। 3-4 गवर्नरों से संबंधित आपको चीज, कोई भी प्रश्न होगा वो यहां से निकल जाएगा और फिर हम टॉपिक पर आ जाएंगे तुरंत। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम में 1906 से 1911 तक राष्ट्रवाद से पहले 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहां हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। संस्थापक कौन था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां था। अब ये चीज आपको प्रश्न क्या उठाएगा? प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय में, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पीछे एनसीईआरटी बोर्ड के पेपर देखोगे उसमें जितने भी यूपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी हैं, जो भी एग्जाम, आरएस, आरटीएस, जो पेपर में आए हुए प्रश्न उनमें मिल जाएंगे कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय में भारत का वायसराय कौन था। तो आपको ये चीज याद में रखना है, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। मिंटो फर्स्ट मत कर देना, मिंटो फर्स्ट कर दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब आपसे वो स्थापना पूछ सकता है, कहां हुई? बांग्लादेश का ढाका में हुई। संस्थापक कौन था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अब उसके बाद में देखो और क्या चीज आती है, इसको आपको विशेषता क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम, लॉर्ड मिंटो हुआ, फिर उसके बाद में बढ़िया चीज ये बन रही है कि आपको पता है, स्टार लगा के लिख लो, 1907 में, ये भी आपके पिछली बार मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, एनसीईआरटी बुक में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया है, आगे जो बताऊंगा। 1907 में आपको पता है सूरत का अधिवेशन हुआ था। सूरत का अधिवेशन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी आपको पता है, या नोट लगा के लिख सकते हो आप। इस 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। कितने भागों में? 2 भागों में बंट गई, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 भागों में बंट गई, तो आपको ध्यान में रखना है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड निकल जाएगा। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत में हुआ 1907 में। क्या विशेषता थी? कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। कौन कौन सी 2 भागों में आपको ध्यान में रखना है? एक गरम दल और 2 नंबर नरम दल। एक कौन सा? गरम दल और दूसरी कौन सा?
नरम दल। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा यदि प्रश्न पूछोगे तो आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम और नरम। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में बट गई थी। अब एक देखो प्रश्न निकल कर आता है, वो प्रश्न निकल कर क्या आता है देखिए, यहां से आपसे पूछेगा कि सूरत अधिवेशन की, मैं यहां से कर देता हूं सूरत अधिवेशन की, यहां से ले लो बुलाई सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, यहां ले लो बुलाई सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, आपको पता अध्यक्षता पूछेगा तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, आपके साफ हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। नोट, कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल एक नरम दल। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में हुआ। ये दो आपको चीज नोट करनी है। फिर मैं एक चीज और लिखने जा रहा हूं, देखो इस अधिवेशन की, किस अधिवेशन की, आपको यहां स्टार तीर लगा के लिखना है, सूरत अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पता है रास बिहारी घोष ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता आपको पता है रास बिहारी घोष ने, सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। क्लियर, यहां तक प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ गया। लॉर्ड मिंटो के समय में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन की विशेषता थी कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस इसमें दो भागों में बट गई, गरम और नरम। ठीक है, उसके बाद में इस अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, घोष ने की। अब आपको ध्यान में रखना है, एक मैं आपको यहाँ नोट लगा के लगाऊं तो आपको ध्यान में रखना है, ये 12वीं की एनसीईआरटी किताबों में भी है, बहुत अच्छे कंपटीशन में प्रश्न। आज तक कांग्रेस का कितनी बार विभाजन हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है, कांग्रेस का आज तक मतलब अब वर्तमान तक, कांग्रेस का आज तक 3 बार विभाजन हुआ। कितनी बार? 3 बार विभाजन हुआ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दी, नोट लगा के लिखना है इस चीज को। कांग्रेस का आज तक 3 बार विभाजन हुआ। पहली बार ध्यान में रखना है, मैंने आपको बता दिया 1907 में हुआ, उसके बाद में 1918 में हुआ, उसके बाद में 1969 में हुआ। कांग्रेस का आज तक कितनी बार विभाजन हुआ? 3 बार। 1907 सूरत अधिवेशन, 1918 में आपको पता है गया अहमदाबाद में अधिवेशन और उसमें 1969 में आजाद भारत के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का आज तक कितनी बार विभाजन हुआ? 3 बार विभाजन हुआ। चलता हूं आगे, किसके समय में? आपको ये एक सिर्फ याद रखना है, लॉर्ड मिंटो के समय में कांग्रेस का विभाजन सिर्फ 1907 में हुआ। बाकी मत कर लेना, ये तो मैंने नोट लगा ही लिखा है कि आज तक कांग्रेस का कितनी बार विभाजन हुआ? 3 बार विभाजन हुआ। क्लियर, लॉर्ड मिंटो की 2 बात हुई। तीसरी बात देखिए, 1907 हुआ। अब एक प्रश्न पिछली बार एनसीईआरटी बोर्ड में एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। 1909 में, ये ध्यान में रखना आपको, परीक्षा में ज्यादातर यही आता है और वैसे परीक्षा की दृष्टि से ये भी साथ में आता है। 1907 में एनसीईआरटी बोर्ड में आया हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। 1907 में हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी गई थी। हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी गई थी और यह पुस्तक आपको पता है किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये एनसीईआरटी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। आप यदि पीछे बोर्ड के पेपर हल करोगे 12, 13, क्योंकि 12 से एनसीईआरटी कोर्स लग रहा था, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड की परीक्षा में 1-1 नंबर मायने रखता है। तो 1907 में हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। क्लियर, उसके बाद में देखो एक प्रश्न आता है, यहां ध्यान में रखना है, इस बोर्ड को प्रश्न को नोट भी लगाना है। अब एक प्रश्न आ रहा है, स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। 1909 में, थोड़ा इसके मैं बता रहा हूं, 2-3 गवर्नर है, उसके बाद में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये टॉपिक है। यहां से बड़ा प्रश्न भी आएगा बोर्ड में, और अभी आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 1909 की बात करूं मैं तो 1909 में आपको पता है मार्ले मिंटो। अब देखो मिंटो क्या था? वाइसराय था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों कहते हैं? आपको ध्यान में रखना है कि मिंटो तो क्या था? मिंटो तो आपको पता है
वायसराय था। क्या था, इस यहां से ले लेता हूं, मिंटो तो क्या था, वायसराय था। क्या था, वायसराय, वायसराय। अब ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि वायसराय क्या थी, कि 1857 की क्रांति के बाद से पहले, 1857 की क्रांति से पहले इस चीज को आपको समझना है। 1857 की क्रांति से पहले आपको पता है कौन सा शब्द होता था, गवर्नर होता था। और 1858 की बात करूं, 1858 में गवर्नर शब्द लोप हो गया और गवर्नर शब्द की लोप की जगह कौन सा शब्द आया, वायसराय शब्द आ गया। शक्ति वही है सेम। अब आपको ध्यान में रखना है 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, तो आपका प्रश्न ये, इसका उत्तर निकल कर आ गया कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। यहां से प्रश्न को ध्यान रखना, पुट परीक्षा में, बहुत प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम। क्यों कहते हैं, मिंटो भारत का क्या था, वायसराय था, और मार्ले उस समय में भारत का क्या था, सचिव था। क्या था, सेक्रेटरी था। क्या था, सचिव। तो आपको पता है, अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, किस अधिनियम के द्वारा, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में करने जा रहा हूं कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो प्रश्न तो मैंने कर लिया, उत्तर निकल कर आया 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। और मिंटो कौन सा, सेकंड। मिंटो उस समय में वायसराय था, मार्ले उस समय में सचिव था। अब आपसे पूछेगा कि सर गवर्नर क्या होता था, वायसराय क्या होता था, तो मैंने कह दिया कि 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक गवर्नर शब्द था। 1858 में एक अधिनियम आया, विक्टोरिया उस समय में ब्रिटेन की महारानी थी, उस समय में गवर्नर शब्द तो लोप हो गया। क्या हो गया, गवर्नर शब्द लोप हो गया और गवर्नर का पद किसने ले लिया, वायसराय ने ले लिया। क्लियर। अब आगे चल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या विशेषता थी। अब आपसे पूछेगा कि 1909 के अधिनियम को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार कहा जाता है। मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था। इसकी विशेषता क्या थी, अब आपसे यहां से प्रश्न बन रहा है कि इसकी, यहां लगा के बता रहा हूं मैं, इसकी विशेषता क्या थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। विशेषता क्या थी, तो विशेषता यह थी, इसकी एक नंबर विशेषता याद रखनी है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली देना। समझ में आई मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ये प्रश्न उठ के आता है। प्रति में आपको साथ साथ में आपको मैं उबने नहीं दूंगा, मैं आपको बीच में प्रश्नोत्तर करता रहूंगा ताकि आपके किसी तरह की समस्या ना हो। सबसे पहले गए कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। मार्ले सचिव था, वायसराय मिंटो था, उस समय में वायसराय मिंटो था। 1857 की 1773 से लेकर 1857 तक की क्रांति तक गवर्नर था। उसके बाद में गवर्नर 1858 में एक अधिनियम आया, विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी और विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा और उस समय में 1857 के समय में, क्रांति के समय में, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पॉमर्स्टन। और विक्टोरिया ने इस घोषणा पत्र को पढ़ा और गवर्नर शब्द को लोप किया और वायसराय शब्द यहां पर आ गया। विशेषता क्या थी, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की विशेषता थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान करना, कि मुसलमानों को क्या कर देना, पृथक निर्वाचन प्रदान कर देना, कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दो। एक और विशेषता आती है, मैं आपको कोटेशन में लिखा दूंगा। 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, वायसराय था, मिंटो सचिव, आपको पता है मार्ले। विशेषता मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्लियर। यहां तक कोई आपके नहीं समझ आया तो प्रश्न कर सकते हो, कमेंट करके आप मेरे को प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रश्नों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आगे चल रहा हूं, देखो एक चीज और आती है, मार्ले ने, आपको पता है मार्ले को मिंटो ने एक पत्र लिखे कहा। एक और बढ़िया विशेषता आती है, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले बढ़िया चीज ये है कि मार्ले सचिव था, मार्ले को मिंटो ने एक पत्र लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा और कहा, हम नाग के
हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं, हम नाग के दांत के बीज बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। आपको पता है 1909 के अधिवेशन होगा। आपको पता है मार्ले को मिंटो ने पत्र लिखा कि हम नाक के दांत के बीज बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा? भीषण। क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी। आपने कभी पढ़ा होगा 1909 के अधिनियम में एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, मतलब ये इन्होंने नीति अपनाई थी। सांप्रदायिकता का जनक, एक क्वेश्चन उठ के आता है 12वीं बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में, जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है 12वीं में, पॉलिटिकल साइंस में भी है, मैं आपको उनके साथ भी जोड़ देता हूं। आपको पता है सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? मिंटो को ही माना जाता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है? मिंटो को ही माना जाता है। देखो कितना क्वेश्चन, मार्लेन को मिंटो ने एक पत्र लिखा कि हम नाक के दांत के बीज बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। और इन्होंने, आपको पता है, इसी अधिनियम के द्वारा उन्होंने एक नीति अपनाई। मैं आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा, शॉर्टकट नहीं कराएंगे, बढ़िया चीज कराएंगे। मार्लेन को मिंटो ने एक पत्र लिखा कि हम नाक के दांत के बीज बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये भी आप पीछे जो पेपर करोगे उसके पीछे जितनी भी किताबें हैं उसके पीछे एक नोट लगाएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। जितने एमपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आरएएस, आरटीएस, एसआई, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं। तो मार्ले को मिंटो को एक पत्र लिखा कि हम नाक के दांत के बीज बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा? भीषण। आपको पता है सांप्रदायिकता का जनक, उन्होंने 1909 के अधिनियम की यह भी विशेषता थी कि मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने हमें एक नीति अपनाई की, फूट डालो राज करो। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम की विशेषता है? तो आपको पता है, मैंने बताई दिया, 1909 के अधिनियम को में कहा गया था फूट डालो राज करो। और सबसे पहले 12वीं की बोर्ड की बुक जो अभी चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है सांप्रदायिकता का जनक। तो सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को ही माना जाता है। समझ में आई? ये हुआ आपका कौन सा 1909 का अधिनियम। मतलब मिंटो का कार्यकाल मैंने आपको पीछे बताया था, 1906 से 1911 तक की जो घटना थी, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं पहले। उसके बाद में हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो घटनाएं हुई थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, धीरे धीरे उसमें हम सेटअप कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे और जोड़कर उन प्रश्नों को हम निकाल लेंगे। क्लियर, एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर, आगे चलता हूं मैं। 1909 के अधिनियम के बारे में आपको पता है, इसको उतार लेना, मैं आपको फिर पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा नोट्स की, क्योंकि इस बार पाठ्यक्रम थोड़ा एनसीईआरटी है वापस, तो मेरे पास मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा आपको पीडीएफ। हर विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ें इसे लाइव क्लास में या वीडियो के माध्यम से। अब आपसे अगला टॉपिक क्या है, देखो ये तो हो गया 1909। उसके बाद में 1906 से 1911 तक की घटना थी। अब एक आपको चीज में ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1911, ये आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड मिंटो के टाइम, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो के टाइम, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 6 से इनका वैसे तो 10 तक माना जाता है कार्यकाल, 10 तक मान लो इसका कार्यकाल, वैसे 1910 तक माना जाता है। 11 में लॉर्ड होर्डिंग आ जाता है। कौन आ जाता है? लॉर्ड होर्डिंग। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि 1909 का अधिनियम मैंने बता दिया, यहां तक आपके बात समझ में आएगी। लॉर्ड मिंटो का ये कार्यकाल था, ये चीजें मिंटो के समय में हुई थी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो तो मिंटो का हमारा बात क्लियर हुई। अब आइए लॉर्ड होर्डिंग, यहां का आपको बताया बहुत शानदार क्वेश्चन है। लॉर्ड होर्डिंग, इसका कार्यकाल देखिए 1911 से 1916 तक, ये ध्यान में रखना आपको, 1916 तक। ठीक है, अब ये आपसे ध्यान में रखना है, बहुत शानदार टॉपिक है। 1911 से 1916 तक सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल था 11 में। तो सबसे पहले ये चीज आपको पूरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1911 में आपको पता है जब लॉर्ड जॉर्ज पंचम, या ऐसे लिख दो, 1911 में जॉर्ज पंचम और मैडम
क्यूरी या मैडम क्यूरी जब भारत आए थे, तो उस समय में आपको पता है, ये चीज आपको समझनी है कि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1911 से 1916। तो आपको पता 1911 में जॉर्ज पंचम मैडम क्यूरी भारत आए थे। उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, ये चीज भी आपको लॉर्ड हार्डिंग, ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा? सेकंड ध्यान में रखना है, फर्स्ट मत कर देना। उसके बाद में दूसरी चीज याद रखनी है आपको, 1911 में कोलकाता से या कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। राजधानी बनाने की घोषणा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1911 में जॉर्ज पंचम मैडम क्यूरी जब भारत आए, उस समय में वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। 11 से 16 इनका कार्यकाल था। 1911 में जॉर्ज पंचम मैडम क्यूरी भारत आए, उस समय में आपको पता है लॉर्ड हार्डिंग कौन था? भारत का वायसराय था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1911 में आपको पता है कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, दिल्ली राजधानी नहीं बनी थी, ये ध्यान में रखना है। कई बार क्या आता है परीक्षा में, किताबों में भी मिसप्रिंट हो जाती है, तो घोषणा का शब्द आ जाए तब ये ध्यान में रखना है। और यदि प्रश्न आ जाए 1 अप्रैल, ये चीज याद में रखनी है, 1 अप्रैल 1912 में विधिवत भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। क्या बन गई? भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है नहीं? किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो लॉर्ड हार्डिंग 1911-1916, 1911 में जॉर्ज पंचम मैडम क्यूरी भारत आए, 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, आप बोर्ड की बुक या 6ठी 7वीं 8वीं बुकों से आता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब घोषणा हुई, तब तो आपको पता है 1911 में। और कौन वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग उस समय में भारत का क्या था? वायसराय था। और 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषणा, 1 अप्रैल 1912 में विधिवत सही तरीके से भारत की राजधानी कौन से बनी? दिल्ली बने। किसके समय में? लॉर्ड। एक चीज और आती है बहुत शानदार, यहां तक आपके समझ में आया होगा, आगे चलता हूं मैं, इन चीज को उतारना है आपको, फिर पीडीएफ मिला दे देंगे आपको, नोट्स दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद में देखिए बहुत शानदार टॉपिक, 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक, 18 तक तो था नहीं, लेकिन आपको ये तो ध्यान में रखना नहीं है, 1914 में 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी यदि सहयोग रहेगा तो बहुत शानदार हम अच्छी से अच्छी चीज उपलब्ध कराएंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में आपको पता है 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। और एक चीज और ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न आता है, शुरुआत तो हुई इसकी आपको पता है 28 जुलाई 1914, और ये प्रथम विश्व युद्ध में इसमें नोट में लगाता हूं, इसके साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 18 में समाप्त हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं था उस समय में। 19 नोट, ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध, नोट लगा रहा हूं मैं, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका, मतलब आपसे प्रश्न दोनों किया जा सकता है, उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बता दिया तो क्या होती, तो 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब आपको ध्यान में रखना है प्रथम विश्व युद्ध 1918 में हुआ, तो आपको पता 1918 में चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय। तो 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नोट, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। क्लियर? आगे चलता हूं मैं।
और देखिए और अच्छी प्रश्न आ रहा है आपकी एनसीईआरटी बुक का दो तीन प्रश्न मैंने इसे क्लियर करा दिए हैं और आपको पता है एक प्रश्न के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया मैटर पढ़ोगे तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इसलिए एनसीईआरटी कोर्स लगाए गए हैं कि ज्यादा बच्चों को, तैयारी करने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी किताबों से प्रश्न आते हैं। सीबीएसई बोर्ड की किताब यही लगती है। अब एक प्रश्न और बनता है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन जो उठकर आ रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है देखिए। तो यहां तक मैंने प्रथम विषय बताया। अब देखो 7 से 9 जनवरी, 7 से 9 जनवरी ये प्रश्न भी आया हुआ है। 7 से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। क्या है? गांधी जी भारत आए। 7-9 जनवरी मैंने क्लियर कर दिया है। 7-9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। क्या है? भारत आए। या ऐसे कह सकते हैं इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में क्या किया? प्रवेश किया। प्रवेश किया। समझ में आई? यहां तक बात समझ आई कि 7-9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए? भारत आए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 लेसन पर दे रखा है कि गांधी जी भारत कब आए, तो आपको ध्यान में रखना है गांधी जी भारत 1915 में आए। 7-9 जनवरी, इसको भी मैं नोट में समझाऊंगा आपको। तो 7-9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए और इन्होंने राजनीति में पहली बार क्या किया? प्रवेश किया। और नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपके क्लियर हो जाए बात। नोट यह है कि 7 से 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कितना? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एक क्लियर और बात कर रहा हूं। और अभी आपको पता है हमने 16वां प्रवासी दिवस मनाया है। 16वां प्रवासी दिवस मनाया है। क्लियर? ये देखो दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट। 7-9 जनवरी, आपको ये तो ध्यान में रखना है कि 7-9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और भारत आए और राजनीति में इन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। नोट 7-9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा के, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कि प्रवासी दिवस को मनाया जाता है, तो 7-9 जनवरी को, क्योंकि प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया था और 16वां प्रवासी दिवस मनाया हमने। ये बात हुई लॉर्ड होर्डिंग के समय में। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1915 में जब भारत में, आपको पता है ये आया लॉर्ड होर्डिंग के समय, प्रवास गांधी जी जब भारत आए तो उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड होर्डिंग। एक चीज और आ रही है, बढ़िया देखिए। 1915 में, बहुत शानदार क्वेश्चन, 1915 में हिंदू महासभा की क्या हुई? स्थापना। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अब आपको ध्यान में रखना है कि हिंदू महासभा की स्थापना करने वाला कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कौन था? मदन मोहन मालवीय था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और मदन मोहन मालवीय ने इसकी क्या की थी? हिंदू महासभा की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर? एक चीज और देखिए, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या हुई? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। BHU, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड होर्डिंग के समय में। और लॉर्ड, ये भी ध्यान में रखना है, लॉर्ड होर्डिंग को यहां से जोड़ देता हूं मैं, लॉर्ड होर्डिंग को यहां का कुलाधिपति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लॉर्ड होर्डिंग को क्या बनाया गया था? कुलाधिपति बनाया गया था। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया। देखो, लॉर्ड होर्डिंग के समय में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको पता है मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। और लॉर्ड होर्डिंग इसके हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। यहां तक आपके समझ में आ गया था। क्लियर? उसके बाद में देखिए, यहां तक ये लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल हुआ। उसके बाद में आपके अब जो टॉपिक आ रहा है नहीं, तीसरा वायसराय, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है यहां से। अब आ रहा है आपके, देखो बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है लॉर्ड
चेम्सफोर्ड, ये 3 कर लिया नहीं आपने तो आपको पता है रोलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद में लॉर्ड रीडिंग हम कर लेंगे, कल इनके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। पहले एक बार ये बता देता हूं मैं, कल रोलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग के बारे में चर्चा करेंगे और आपके सारे प्रश्नों की किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन ये चीज जब समझ में आ जाएगी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था आपको पता है 1916 से लेकर 1920 तक था इसका कार्यकाल। यदि हम बात करें 16 का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो सबसे पहले आपको पता है चेम्सफोर्ड के समय में, या हम बात करें 1917 में गांधी जी के द्वारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण किसान आंदोलन, और गांधी जी के द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं, गांधी जी के द्वारा, क्लियर कर देता हूं आपके से, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला क्या था? किसान आंदोलन था। इस चीज को भी आपको समझना है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला कौन सा था? किसान आंदोलन था। कौन सा? 1917 चंपारण। उसके बाद में 1918 की यदि मैं बात करूं तो खेड़ा। कौन सा? खेड़ा। ये सारी चीजें हैं एनसीईआरटी बुक में। खेड़ा आपको पता है, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, तीसरी बात करूं, ऊपर कर देता हूं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में 1918 में फिर एक आंदोलन था, अहमदाबाद आंदोलन। तो इन किसान आंदोलन को आपसे क्रम से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्रम से पूछा जा सकता है प्रश्न कि गांधी जी के द्वारा चंपारण किसान आंदोलन किया गया था, पहला किसान आंदोलन था। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा दूसरा किसान आंदोलन हुआ, खेड़ा किसान आंदोलन। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा तीसरा आंदोलन हुआ, अहमदा आंदोलन। ये गांधी जी के द्वारा किसके समय में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। बाकी चीज अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। मास्क, कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद।